Hello everyone, this is Bengal School of Painting. तो इससे पहले के जो फाइन आर्ट्स के चैप्टर्स थे दैट वर पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि पुराने जमाने से रिलेटेड थे। अब यहाँ से पेंटिंग्स में मॉडर्न एरा की शुरुआत है, और मॉडर्न एरा की शुरुआत में जो फर्स्ट स्कूल हमें पढ़ना है दैट इज बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। वो थी मिनिएचर पेंटिंग्स। अब यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स का दौर खत्म हो चुका है। मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी जो पाम लीव्स पे या क्लॉथ से बनाई जाती थी, वो मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती थी। यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे हम कैनवस पे और पेपर्स पे और ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स बनाना, नॉट ओनली पेंटिंग बट ऑल्सो डिफरेंट आर्ट वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल स्कल्पचर्स एंड आर्ट वर्क्स एंड ग्राफिक प्रिंट्स। तो इसमें मॉडर्न एरा में ये सब चीजें हैं। मिनिएचर पेंटिंग अब खत्म हो चुकी हैं। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ये फर्स्ट स्कूल है, और दिस इज द स्कूल ऑफ मॉडर्न एरा। ओके। तो बंगाल स्कूल था वो 20th सेंचुरी में उसकी बिगिनिंग हुई थी बंगाल स्कूल की। अब बंगाल स्कूल की जरूरत क्यों पड़ी? बंगाल स्कूल असल में एक स्कूल नहीं होकर वो एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट था, जो कि वहां उस समय के आर्टिस्ट ने शुरू किया था ये मूवमेंट। कौन कौन थे वो आर्टिस्ट? जैसे कि अवनींद्र नाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, राजा रवि वर्मा थे। इन लोगों ने मिल के ये नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो बंगाल स्कूल एक स्कूल यानी कि एक गढ़ तो है ही, बल्कि ये एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट को भी शो करता है बंगाल स्कूल। तो बंगाल स्कूल की जरूरत क्यों पड़ी? आफ्टर पहाड़ी, राजस्थानी, डेक्कन एंड मुगल स्कूल, बंगाल स्कूल न्यू मॉडर्न एरा क्यों आया? तो उसके पीछे बैक पे एक छोटी सी स्टोरी है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंगाल स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स और ओरिजिन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पर सबसे पहले बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का बैक एंड यानी कि स्टोरी, यानी कि ये बंगाल स्कूल की स्टार्टिंग क्यों हुई, वो हमें देखना है। तो बंगाल स्कूल पहले क्या हुआ मतलब कुछ समय पहले की बात है कि जो यंग इंडियंस थे, जो हमारी युवा पीढ़ी थी, यंग इंडियंस थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ज्यादा फेवर में थे। उनको हिंदी लैंग्वेज और अपने कल्चर के प्रति कोई नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, और उनको बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और बहुत सोफिस्टिकेटेड फील होता था इंग्लिश लैंग्वेज बोल के। तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के ट्रेडिशन, ब्रिटिश की चीजें उनको बड़ी अच्छी लगती थी यंग इंडियंस को। तो वो हमेशा इंग्लिशर्स को सपोर्ट करते थे। इवन वो उनकी मिस पब्लिसिटी को भी सपोर्ट करते थे, और वो अपनी फीलिंग्स को ग्लोरीफाई करने की बजाय ब्रिटिश के आर्टवर्क को और ब्रिटिश के कल्चर को ही फॉलो करते और उसको ग्लोरीफाई करते। तो हुआ क्या, ब्रिटिश पेंटर्स ने उनके सपोर्ट से क्या किया, इंडियन आर्ट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हमारे जो रिलीजियस गॉड हैं, शिव एंड कृष्ण, राम, ये जो हमारे रिलीजियस गॉड्स हैं, उनको ऐसे दर्शाया अपनी पेंटिंग्स में जैसे कि वो उनके फ्रेंड्स हों। मतलब बहुत ही एक्सप्लॉइट वल्गैरिटी के साथ उनको दर्शाया गया, जैसे कि वो भी एक मॉडर्न युग में चले गए हों, जो हमारे कल्चरल और रिलीजियस जो थे गॉड्स थे, तो उनको भी ऐसे दर्शाया गया। अब फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड शिव को यूरोपियन क्लोथ्स में उन्होंने पेंट किया, और लॉर्ड कृष्णा को एक फीटन पे बैठाया हुआ, फीटन होता है एक व्हीकल, मतलब वो मस्त गाड़ी चला रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, और यूरोपियन क्लॉथ्स में लॉर्ड शिव बैठे हैं। उन्होंने इस टाइप से दर्शाया गया उनकी पेंटिंग में, ब्रिटिश की पेंटिंग्स में। और इनका उन यंग इंडियंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि उनको होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसे वो इंडियन कल्चर को, इंडियन रिलीजन को खराब कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इंडियन आर्ट में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। इंडियन आर्ट जो है वो एक्सट्रीम वल्गैरिटी, इरोटिज्म, एक्साइटिंग इमोशंस और सेक्सुअलिटी से भरी हुई आर्ट है। तो उसमें कोई भी ऐसा कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है कि वो अपने में क्रिएटिवनेस, उनमें कुछ नहीं है, वो एक ही सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इंडियन आर्ट को क्रिटिसाइज किया और इंडियन के जो रिलीजियस गॉड्स थे और इंडियन के जो रिलीजन के साथ जो चीजें जुड़ी हुई थी, उनको यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर में ढालते हुए पेंटिंग बनाई। तो ये बैक एंड था कि इसकी वजह से हमें आगे बढ़कर आना पड़ा, और बंगाल स्कूल मॉडर्न एरा के साथ हमें अपनी क्रिएटिवनेस दिखानी पड़ी। तो ये जो स्टोरी थी, मतलब स्टोरी नहीं, ये जो हकीकत थी, चूंकि ब्रिटिश इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडियन आर्टवर्क को, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे वो बोले, जैसे कि राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर थे। उन्होंने अपने ओन एफर्ट से, अपने खुद के एफर्ट से उन्होंने
ग्लोरीफाई किया इंडियन आर्ट को, इंडियन नेशनलिस्टिक फीलिंग्स की उन्होंने इंडियन नेशनलिस्टिक फीलिंग्स शेयर करी और इंडियन आर्ट के ऊपर फोकस किया, अपने खुद के एफर्ट्स उन्होंने डाले। उन्होंने जितनी भी इंडियंस की फीलिंग्स थी, इंडियन रिलीजन की फीलिंग्स थी, वो अपने उनसे अपने आप को क्रिएटिव बनाया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसको ये चीज ली। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंडियंस ये बात तो मान रहे थे कि उनमें लैक ऑफ क्रिएटिविटी है। तो राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपनी पेंटिंग्स पे, क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया और नई नई पेंटिंग्स बनाई। इंडियन आर्टिस्ट ने ब्रिटिश आर्ट एकेडमी पे, ब्रिटिश के क्रिटिसिज्म पे वॉइस उठाई इंडियन आर्टिस्ट ने, और अपने आप को सेपरेट कर दिया ब्रिटिश आर्ट से। जो भी वो ब्रिटिश आर्ट के थोड़े बहुत भी एलिमेंट्स यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर दिया, बॉयकॉट कर दिया और अपने खुद के नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट करे। तो ये थी वो स्टोरी, मतलब स्टोरी नहीं, एक रियलिटी है जो जो थी उस टाइम पे, 20th सेंचुरी से पहले थी, जिसकी वजह से बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को आना पड़ा, एक नए मॉडर्न एरा की शुरुआत होनी पड़ी। तो यहाँ से समझ में आएगा कि बंगाल स्कूल असल में एक आर्ट स्कूल आर्ट होने के साथ साथ एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट ही है बंगाल। नेक्स्ट हम आते हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैसा कि मैंने बताया, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में डेवलप हुआ था, और ये एक स्कूल ना होकर एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट था। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग कोलकाता के शांति निकेतन में स्टार्ट हुआ था। शांति निकेतन को किसने खोजा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने खोजा था। और ये मेनली क्या करता था, जो इसका एम था, बंगाल स्कूल स्टार्ट करने का एम क्या था? फर्स्ट, इंडियन आर्ट स्टाइल में क्रिएटिवनेस लाना। सेकंड, ब्रिटिशर्स को रोकना कि वो इंडियन आर्ट स्टाइल को क्रिटिसाइज ना करें। थर्ड, जो यंग इंडियंस थे जो कि ब्रिटिशर्स के आर्ट वर्क के फेवर में थे, उनको वहां से यहाँ पे लाना ताकि वो इंडियन कल्चर को, अब भाई युवा पीढ़ी है इंडियन की, तो वो इंडियन कल्चर को करनी चाहिए ना सपोर्ट, ताकि आगे जाके इंडियन कल्चर और ज्यादा फैले। तो ये काफी अच्छे अच्छे एम थे इस बंगाल स्कूल के। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे कि काला भवन जो एक जगह है, काला भवन एक्चुअली एक इंडिया नेशनल आर्ट स्कूल है, नेशनल आर्ट स्कूल है, और ये इंडिया का पहला नेशनल आर्ट स्कूल था काला भवन, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी में था, शांति निकेतन में। ओके, शांति निकेतन को मैंने बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था। अवनींद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने एनकरेज किया डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट को, इंडियन आर्टिस्ट जो छोटे मोटे आर्टिस्ट थे इंडियंस को, उनको एनकरेज किया कि आप अपने स्टाइल की पेंटिंग्स बनाओ, अपनी क्रिएटिवनेस दिखाओ, अपने आर्ट वर्क दिखाओ, ना कि आप ब्रिटिश के आर्ट फॉर्म्स चोरी करके अपनी आर्ट में डालो उसके जो एलिमेंट्स हैं, बल्कि अपने आप आर्ट स्टाइल खुद का क्रिएट करो और अपनी क्रिएटिवनेस, अपनी ग्लोरिफिकेशन उसमें दिखाओ। और इस जो बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग्स थी उसमें हमने, मतलब उसमें उन आर्टिस्ट ने क्या क्या दिखाया, इंडियन आर्ट का, ट्रेडिशनल आर्ट का, पुराने कल्चरल हेरिटेज का, इन सब की उन्होंने दृश्य दिखाए इस आर्ट्स में। मतलब काफी ऐसी पेंटिंग्स यहाँ पे मिलेंगी जो माइथोलॉजिकल इवेंट्स से रिलेटेड हैं। और बाकी आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमें इसमें ग्राफिक प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। ग्राफिक प्रिंट्स मतलब यहाँ पे बंगाल स्कूल एक मॉडर्न स्कूल का ऐसा एरा था जहाँ पे सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, वहां पे स्कल्पचर्स भी बनने लगे। मतलब आर्टिस्ट ने स्कल्पचर्स भी बनाए बहुत अच्छे अच्छे, वहां पे ग्राफिक प्रिंट्स भी बनाए आर्टिस्ट ने। तो पेंट, ये तभी तो जो हमारा सीक्वल है इसका वो इस तरह से है कि पहले हम बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स पढ़ते हैं, फिर हम मॉडर्न स्कूल के ग्राफिक प्रिंट्स पढ़ते हैं, फिर हम मॉडर्न स्कूल के स्कल्पचर्स पढ़ते हैं। तो अभी ये तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है सिर्फ। तो अब रविंद्रनाथ टैगोर ने एनकरेज किया छोटे मोटे सारे इंडियन आर्टिस्ट को कि आप अपने, इंडियन का जो आर्ट कल्चर है वो अपना इतना अमीर है, तो आप दूसरों के उससे क्यों चोरी कर रहे हो, तो आप अपना आर्ट स्टाइल इन्वेंट करो। तो इस बात से काफी आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस भी हो गए। तो उन्होंने पूरी कंट्री में इन्फ्लुएंस किया आर्टिस्ट को। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट ने, ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चला, इसको किसने लीडर किया, लीडरशिप किसने की इसमें? अवनींद्र नाथ टैगोर ने इसको लीडर किया। ईवी हेवल, जो ईवी हेवल कौन थे? ईवी हेवल थे कोलकाता के आर्ट स्कूल के, आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे ईवी हेवल। तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया अवनींद्र नाथ टैगोर के साथ, और उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने उन सबको बताया, जो आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट को बताया कि आप अपने खुद के एफर्ट्स लगाइए पेंटिंग में, क्योंकि इंडियन आर्ट कल्चर अपने आप में ही ट्रेडिशनल और बहुत ही अच्छे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन से भरा हुआ है।
तो आप ब्रिटिश आर्ट अकेडमी के आर्ट वर्क को ना अपने उसमें कॉपी करें, बल्कि अपनी क्रिएटिवनेस दिखाएं। तो मतलब इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप खुद एक ब्रिटिशर हो। ईबी हैवल खुद एक ब्रिटिश कॉलेज के थे, वो खुद एक ब्रिटिशर थे, और वो इंडियन आर्ट स्टाइल को प्रमोट कर रहे थे, और वो सिखा रहे थे लोगों को कि खुद की चीजें कैसे आप करी, आप किसी और पे वो ना हो रिलायंट। तो उनके लिए जैसे कि मुगल स्टाइल था, राजपूत स्टाइल था, तो वहां से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप लेके आओ, उनपे बेस्ड आप स्केचिंग या फिर उनपे बेस्ड आप पेंटिंग बनाओ। और कंपनी के स्टाइल को आप फॉलो ना करें, ब्रिटिश आर्ट अकेडमी के जो स्टाइल थे उनको आप फॉलो ना करें। अंडर ईबी हेवल की गाइडेंस के अंदर जो अभिनेन्द्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने ईबी हेवल की गाइडेंस के अंदर अजंता केव्स, एलोरा केव्स, राजपूत, मुगल, इन सब के जो वो थे स्टाइल्स, उनको डीपली स्टडी किया, ताकि वहां से कुछ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स ला सकें। इन द नेक्स्ट पेज वी हैव इट, प्रोफेसर ईबी हेवल, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जो इन्होंने सारी पेंटिंग्स को डीपली स्टडी किया अभिनेन्द्र नाथ टैगोर ने। तो ईबी हेवल ने क्या किया, ईबी हेवल वाज सो इम्प्रेस्ड विद अभिनेन्द्र नाथ टैगोर कि उन्होंने अपने स्कूल का, जिसके वो प्रिंसिपल थे, उसका वाइस प्रिंसिपल और हेड ऑफ द फैकल्टी बना दिया अभिनेन्द्र नाथ टैगोर को। यहाँ पे लिखा है, प्रोफेसर ईबी हेवल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिम एंड हिज आर्ट वर्क दैट ही अपॉइंटेड हिम एज वाइस प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ हिज स्कूल। तो इनकी गाइडेंस में काफी अच्छे से ग्लोरीफाई होता जा रहा था इंडियन आर्ट कल्चर। उसी जमाने के एक हिस्टोरियन थे, ओके, जिनका नाम था पार्था म्यूटर, पार्था म्यूटर करके नाम था उनका। तो उन्होंने अपने एक कोट में क्या लिखा, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अबनी बाबू एंगेज्ड इन रिकवरिंग द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट। अबनी बाबू कौन थे? अबनी बाबू, अभिनेन्द्र नाथ टैगोर को एड्रेस किया अबनी बाबू से उन्होंने। तो उन हिस्टोरियन ने लिखा, द फर्स्ट जनरेशन, जो सबसे पहली जनरेशन है अबनी बाबू की, मतलब अबनी बाबू के जो बंदे हैं सबसे पहले, जो उनके नक्शे कदमों पे चलने वाले हैं, उनका पूरा वो तो उसमें बीत जाएंगे कि वो इंडियन आर्ट को पहले रिवाइव कर सके। मतलब जो हमारा ब्रिटिशर्स की वजह से जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स अभी लॉस्ट हुई हैं, सबसे पहले उनको लेके आओ, फिर अपना नया कुछ स्टार्ट करो। मतलब सबसे पहले एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर देन टू क्रिएट न्यू स्टाइल। सबसे पहले आप नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाएंगे, उसके बाद आप अपने स्टाइल क्रिएट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब जो उनकी फर्स्ट जनरेशन है वो तो इसी में बीत जाएगी पूरी, कि आप उनका पहले रिकवर करो, जो ब्रिटिश करके गए हैं क्रिटिसाइज, उनको पहले रिकवर करो आप, उसके बाद फिर आप अपने स्टाइल्स और उनका एनकरेजमेंट करो। अब यहाँ के जो फेमस आर्टिस्ट थे वो कौन कौन थे? अब अबनी बाबू तो थे ही, गगनेंद्र नाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता, ईबी हेवल। ईबी हेवल ने सपोर्ट किया था, ही वाज नॉट अ आर्टिस्ट, ओके। एंड यहाँ पे दिए हुए नाम दिए थे काफी सारे, गगनेंद्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, चामिनी रॉय, ये सब थे आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट थे उस टाइम के। बंगाल स्टाइल स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। बंगाल जो स्टाइल था वो पूरी कंट्री में लगभग फैला, फ्रॉम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, सब जगह फैला। बंगाल स्कूल ने क्या किया, एक स्टेज सेट किया मॉडर्न इंडिया की पेंटिंग्स के लिए। एक स्टेपिंग स्टोन था, मतलब सबसे पहली सीढ़ी बंगाल स्कूल थी जिसने मॉडर्न एरा की शुरुआत करी पेंटिंग्स के इतिहास में। तो इसके बाद आता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी एक स्टैब्लिश करी गई थी इसी नेशनलिस्टिक मूवमेंट से रिलेटेड, और उसके मेंबर्स कौन थे? अवनिंद्र नाथ टैगोर, ईबी हेवल, गगनेंद्र नाथ टैगोर और उनकी सिस्टर निवेदिता, निवेदिता थी। तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन्होंने स्टैब्लिश किया था, और ये थे उनके मेंबर्स थे ये, और वो भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट के संदर्भ में स्टार्ट किया गया था। फेमस आर्टिस्ट के नाम मैं बता चुका हूँ, दो तीन और थे, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार थे, डीपी रॉय चौधरी थे, MAR चुगताई, नंदलाल बोस, ये फेमस आर्टिस्ट थे उस टाइम के। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और कुछ चीजें जो कि बंगाल स्कूल से जुड़ी थी। इसके बाद है फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में हमें नॉर्मली क्या क्या देखने को मिलेगा, उसकी फीचर, मतलब हम इसके बाद हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम उनकी फीचर्स जान लेते हैं कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की क्या क्या फीचर्स थी। सबसे पहली चीज थी इसमें कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ने इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज को महत्वता दी। इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज, इंडियन रिलीजन, इंडियन हेरिटेज, इन सबको उन्होंने वैल्यू दी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ने। सेकंड चीज थी, इसने मॉडर्न एरा की शुरुआत के लिए एक बहुत बड़ा कदम किया बंगाल स्कूल ने। इन्होंने इंडियन को आजाद करवाया स्लेवरी ऑफ एक्सप्रेशन से। स्लेवरी ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स
बोलने की और एक्सप्रेस करने की जो गुलामी थी, उससे इंडियंस को आजाद करवाया। मतलब इंडियन बोल सकते हैं, इंडियन अपनी आवाज उठा सकते हैं। ब्रिटिश अगर उनके आर्ट वर्क को, उनके किसी भी एलिमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सबके पास। सेकंड मतलब थर्ड चीज इसमें क्या थी, इनकी पेंटिंग से रिलेटेड चीज थी कि पहले जो मिनिएचर पेंटिंग का दौर था, उसमें हमने नोटिस किया था हर पेंटिंग के नीचे लिखा था टेम्परा टेक्निक। मतलब वहां पे जो टेक्निक यूज की जाती थी वो टेम्परा टेक्निक करके थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परा टेक्निक तो उन्होंने मेंटेन करके रखी जो थी, और यहाँ पे एक जापानीज टेक्निक भी ऐड कर दी उन्होंने, दैट इज द वॉश टेक्निक। तो अब यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स है उसके नीचे देखने को मिलेगा टेम्परा एंड वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक मीन्स, वॉश टेक्निक से नाम से समझ में आ रहा है कि ये ब्लेंड, मतलब इसमें वाटर कलर्स का कुछ यूज करते थे और पानी का यूज करते थे, उससे हम पेंटिंग बनाया करते थे। और ये क्यों किया जाता था, एक रियलिस्टिक सा हाईलाइटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए पेंटिंग में वॉश टेक्निक का यूज कर दिया गया टेम्परा के साथ। यहाँ पे चमक धमक के कलर्स भी थे, यहाँ पे डिफ्यूज बैकग्राउंड था, मतलब बैकग्राउंड बड़ा ही डल सा और शांत, कामिंग बैकग्राउंड। और ग्लूमी कलर्स जो फ्रंट में था वो काफी चमकदार और डिफरेंट ब्राइट कलर्स का यूज किया गया था। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ने एनकरेज किया, किसको एनकरेज किया, एनाटॉमी, यानी ह्यूमन के फिगर्स को, ह्यूमन के एनाटॉमी को डीप स्टडी किया, उनके अंदर लाइफ को स्टडी किया, ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया, और सबसे बड़ी बात इंडियन हेरिटेज को भी स्टडी किया बंगाल स्कूल ने। इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल, और ये जो बंगाल स्कूल था इसमें मतलब बंगाल स्कूल को डेवलप करवाने में कौन कौन से वो स्कूल थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। मतलब बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग्स थी, उन्होंने राजपूत स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मतलब इनसे एलिमेंट्स लगा के बंगाल स्कूल में आए। बंगाल स्कूल की एक और लास्ट फीचर है कि बंगाल स्कूल का सब्जेक्ट मैटर क्या था। मतलब बंगाल जो स्कूल था उस पर किस किस टाइप की पेंटिंग बनती थी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेडिशनल कल्चर से रिलेटेड बनेंगी, क्योंकि नेशनलिस्टिक फीलिंग से डेवलप हुआ है। प्लस यहाँ पे रिलीजियस थीम थे, गॉड गॉडेसेस के थीम थे, हमें पेंटिंग्स आगे देखने को मिलेंगी, शिव एंड सती पेंटिंग, तो उसमें रिलीजियस थीम है एक तरह से। और यहाँ पे कुछ मॉरल थीम्स भी दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन करके जर्नीज एंड आगे एक आएगा पेंटिंग, उसमें ग्राफिक प्रिंट्स तो है ही आगे। पेट्रियाटिक थीम्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, सोशल लाइफ भी दी गई है यहाँ पे, एनिमल्स, बर्ड्स, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल थीम्स, इन सबको भी दर्शाया गया है। तो ये था सबसे पहला चैप्टर टर्म 2 का, इंट्रोडक्शन टू मिनी इंट्रोडक्शन टू बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो दिस इज ओवर नाउ, थैंक यू।